हेलो छात्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सुधीर शेखर में। आज हम सभी क्लास 10th की जो हिस्ट्री है उसका पहला लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद के अंतर्गत फ्रांस की क्रांति को देखेंगे। इसके पहले टॉपिक राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण, उसका परिणाम और उसका प्रभाव, वो सब हम लोग देख चुके हैं। तो अब जो है उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी, क्या कारण रहे थे, क्या समस्याएं रही थी और उसका परिणाम और प्रभाव जो है क्या देखने को मिला। तो चलिए देखिए, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके कई कारण थे, जिसमें प्रमुख कारण था निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र। अब बोलिए इसमें क्या था? तो इसमें यह था कि वहाँ का जो राजा था, फ्रांस का जो शासक था वो था लुई 16वां। और लुई 16वां मनमानी करने वाला था, तानाशाह था, जनता के हित में कोई भी काम नहीं करता था। निरंकुश का मतलब ही होता है जिस पर कोई अंकुश न हो। तो मनमानी करने वाला राजा था, जनता के हित में कोई भी काम नहीं करता था। तो अगर ऐसा किसी भी देश का शासक रहेगा तो वहाँ तो समस्याएं उत्पन्न होगी, अवश्य होगी, स्वाभाविक सी बात है। तो निरंकुश राजतंत्र में क्या हो गया कि जो वहाँ का शासक था लुई 16वां फ्रांस का, वो एक निरंकुश था, अयोग्य था, मनमानी करने वाला था, तानाशाह था और जनता के लिए कोई भी काम नहीं करता था। तो पहली तो ये समस्या थी। दूसरा कारण था किसानों की दयनीय स्थिति। किसानों की दयनीय स्थिति। किसानों की दयनीय स्थिति। अब बोलिए ये क्या था? तो इसमें ये था, ये समस्या थी कि जो किसान वर्ग के लोग थे उनके ऊपर कर का जो बोझ था, टैक्स का जो बोझ था, बहुत ज़्यादा था और उन्हें किसी भी प्रकार से कोई हेल्प, कोई मदद, कोई राहत राजा के द्वारा नहीं पहुंचाया जाता था। कोई बाढ़ आ गया, कभी सुखाड़ आ गया या किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो गई किसानों से, तो उन्हें कोई मुआवजा या उन्हें कोई हेल्प, मदद नहीं की जाती थी। ये बहुत बड़ी समस्या थी। कृषि का उत्पादन नहीं होगा और उत्पादन नहीं होगा, इसके बावजूद भी इनको कर देना था और जो किसान कर नहीं देता था, टैक्स नहीं देता था, उनकी ज़मीनें जो है वो हड़प ली जाती थी। ये बहुत बड़ी समस्या थी इनके साथ। तो बताइए किसानों की स्थिति दयनीय होगी कि नहीं होगी? एकदम होगी। इसमें क्या बात याद रखना है कि किसानों की दयनीय स्थिति इसलिए थी क्योंकि इन्हें किसी भी प्रकार का कोई मदद नहीं किया जाता था। चाहे बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, किसी भी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न हो गया तो इनको मदद नहीं किया जाता था। हाँ, टैक्स जो था वो टैक्स समय से वसूलना था और अगर कोई किसान जो है समय पर टैक्स नहीं दिया तो उसकी ज़मीन हड़प ली जाती थी। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। इसके बाद देखिए, किसानों के साथ साथ मजदूरों की दयनीय स्थिति खराब थी। मजदूरों की दयनीय स्थिति, मजदूरों की दयनीय स्थिति, इनके साथ भी समस्याएं थी। अब इनके साथ समस्या क्या था? तो इनके साथ जो समस्या थी वो ये थी कि इनसे काम खूब करवाया जाता था और काम खूब करवाया जाता था, बदले में जो वेतन है वो वेतन इनको नहीं मिलता था। मिलता भी था तो समय पे नहीं मिलता था और उचित वेतन भी नहीं मिलता था। जो मिलना चाहिए, मान लीजिए 500 रुपये मिलना चाहिए तो 250, 200, 150 ऐसे मिलता था और समय पे भी नहीं मिलता था। और कर का बोझ इनके ऊपर भी था, इनको भी टैक्स देना था। तो समस्या तो होगी। तो इनकी भी स्थिति जो थी बहुत दयनीय थी, बहुत खराब चल रही थी। तो फ्रांस की क्रांति में एक समस्या ये भी था और बहुत बड़ी समस्या थी। इसके बाद था नियुक्ति में योग्यता का आधार नहीं। योग्यता का आधार नहीं।
अब बोलिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी उच्च पद पे अगर किसी व्यक्ति को बैठाना है, उच्च पद किसी को देना है, तो उसके लिए केवल और केवल कुलीन वर्ग, जो अमीर वर्ग के लोग थे, उच्च वर्ण के लोग, उनको दिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति योग्य है, उसमें योग्यता है, टैलेंट है, एबिलिटी है, क्षमता है कि वो अपने पद को सही से संभाल सकता है और कार्य भी सही से कर सकता है, लेकिन अगर वो निम्न वर्ण का है तो उसको पद नहीं दिया जाता था। तो बहुत बड़ी समस्या थी। नियुक्त किया जाएगा लेकिन नियुक्ति में योग्यता नहीं देखा जा रहा है, योग्यता का आधार नहीं। आप गरीब हैं, आपके अंदर योग्यता है, आप गरीब हैं, आपके अंदर एबिलिटी, क्षमता है, लेकिन आप गरीब हैं, आप निम्न वर्ण के अंतर्गत आते हैं, इसके कारण आपको जो है किसी ऊंचे पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। नियुक्त ऊंचे पदों पर किया जाता था उच्च वर्ण के लोगों को, अमीर वर्ग के लोगों को, जिनको कुलीन वर्ग कहा जाता था। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी ये। इसके साथ ही और देख लीजिए क्या था, कुलीनों का वर्चस्व था। कुलीनों का वर्चस्व, कुलीनों का वर्चस्व कहने का क्या मतलब है? तो कुलीन का मतलब अमीर वर्ग के लोग, कुलीन का मतलब अमीर वर्ग का लोग, और अमीर वर्ग जो थे इन्हें विशेष अधिकार था। देखिए पैसा इनके पास था, अमीर ये लोग थे, और इन्हीं को टैक्स नहीं देना था। देखिए कितनी बड़ी विडंबना की बात थी कि जिन किसानों के पास ज़मीन नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, जो मजदूर जो हैं दर दर भटक रहे हैं, उनसे टैक्स लिया जा रहा है, और जो योग्य हैं, जो क्षमता है जिसमें कर देने का, उसको विशेष अधिकार दिया हुआ है। तो ये समस्या थी। ये जो कुलीन वर्ग के लोग थे इन्हें अमीर वर्ग समझिए। अमीर वर्ग के जो लोग थे इनका दबदबा था। किसान और मजदूर तो सरकार को तो टैक्स देते ही देते थे, ये जो कुलीन वर्ग के लोग थे ये लोग भी इन लोग से ज़बरदस्ती, किसानों से और मजदूरों से ज़बरदस्ती टैक्स वसूलते थे। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या थी। तो कुछ इस प्रकार की समस्याएं थी यहाँ पे फ्रांस में, और इन्हीं कारणों से ही जो है यहाँ पे बहुत बड़ा क्रांति हुआ, आंदोलन हुआ। तो ये तो हो गए कारण कि निरंकुश राजतंत्र, जो लुई 16वां राजा है, लुई 16वां, ये निरंकुश है, मनमानी करने वाला है, तानाशाह है, जनता के हित में कोई काम नहीं करता है। किसानों की दयनीय स्थिति, किसानों के लिए कुछ भी सही नहीं था। इन्हें न आपदा में किसी प्रकार का कोई राहत दिया जाता था, इन्हें किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक मदद भी नहीं मिलता था, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, किसी में नहीं। और इनके ऊपर कर का जो बोझ था वो बहुत ज़्यादा था। तो परेशानी तो होगी, एकदम होगा। मजदूरों के साथ भी समस्या था कि इनके ऊपर भी टैक्स का बोझ था, और इनको जो है से काम केवल करवाया जाता था, इनसे समय पे वेतन नहीं मिलता था। अगर वेतन मिलता भी था तो उचित वेतन नहीं मिलता था, तो इनकी स्थिति तो खराब होगी ही होगी। नियुक्ति में योग्यता का आधार नहीं, यही बहुत बड़ा समस्या था। कोई व्यक्ति जो उच्च पद ग्रहण करेगा उसके लिए उच्च वर्ण का व्यक्ति ही रहना चाहिए। निम्न वर्ण का व्यक्ति अगर उसमें योग्यता है, उसमें क्षमता है, वो काबिल है, तो वो मायने नहीं रखता, उसको नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो ये भी अपने आप में समस्या थी। कुलीनों का वर्चस्व, ये तो बहुत बड़ा समस्या था। जो अमीर वर्ग के लोग थे इनका दबदबा था, यहाँ रौब था। किसानों से, मजदूरों से, गरीब वर्ग के लोगों से ये लोग भी टैक्स वसूलते थे ज़बरदस्ती। इन्हें विशेष अधिकार था, इन्हें किसी प्रकार का कोई टैक्स देना नहीं था। तो ये था वर्चस्व किसका? कुलीनों का। तो ये कारण थे, ये क्या थे? प्रमुख कारण थे, प्रमुख कारण थे ये फ्रांसीसी क्रांति के। अब हम लोग देखेंगे घटनाक्रम कि कारण हुआ तो घटनाक्रम तो होगा। घटनाक्रम, तो घटनाक्रम में क्या देखेंगे कि देखिए हुआ ये कि लुई 16वां अयास था, आयोग था, वो उसमें किसी प्रकार कोई अच्छा क्षमता नहीं था कि देश चला सके। वो सिर्फ पैसों को खर्च करने में जानता था, कैसे और विकास करना है, पैसा से पैसा कैसे कमाना है, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता था। तो एक समय ऐसा आया कि फ्रांस की खजाने, राज्य की खजाने से जो धन संपत्ति थी वो खत्म होने लगी। अब जब धन संपत्ति खत्म होने लगेगा तो राजा को तो चिंता होगा, और तब राजा क्या किया कि 5 मई 1789 को बैठक बुलाया, और इस बैठक में क्या किया
कि किसान, मजदूर या अन्य जितने भी वर्ग के लोग थे, व्यापारी वर्ग के लोग, फ्रांस में वहाँ के जो लोग थे उसको 3 भागों में बांटा गया था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में तो शासक वर्ग रहते थे, द्वितीय स्टेट में पादरी वर्ग के लोग, और तृतीय स्टेट में रहते थे गरीब वर्ग, निम्न वर्ग, किसान, मजदूर, ये सब रहते थे। तो इन सभी का, तीनों स्टेट का बैठक बुलाया गया था 5 मई 1789 को। और इस बैठक में बोला गया कि राज्य में खजाने की समस्या उत्पन्न हो गई, तो अब क्या किया जाए। तो राजा बोलता है कि ऐसा करते हैं कि सभी क्षेत्रों में हम टैक्स में वृद्धि कर देते हैं, ताकि सब क्षेत्रों में टैक्स में वृद्धि अगर करेंगे तो राज्य को पैसा प्राप्त होगा, हमारे देश को पैसा प्राप्त होगा। तो यहाँ की जो जनता थी वो मान गई, लेकिन उनका मांग ये था कि राजा को सलाह देने वाला जो संस्था है, जिसको स्टेट्स जनरल कहते हैं, उसमें जो निर्वाचित सदस्य होंगे उनका चुनाव आम जनता करेगी। उनका चुनाव कौन करेगी? आम जनता। यही बात से राजा इनकार कर गया, और राजा जब इनकी बात नहीं माना तो ये लोग वहाँ से उठ के चले गए, निम्न वर्ग के लोग, और ये बैठक असफल हो गया। तो देखिए क्या बातें थी, इसको थोड़ा लिखते हैं कि जब देश के खजाने में धन संपत्ति की कमी हुई, धन संपत्ति की कमी हुई, तब राजा के द्वारा, राजा कौन था? लुई 16वां, राजा के द्वारा 5 मई 1789 को बैठक बुलाया गया। क्या बुलाया गया? बैठक बुलाया गया। बैठक बुलाया गया। इस बैठक में तीनों स्टेट के लोग पहुंचे हुए थे। तीनों स्टेट्स की जनता भाग ली। कुल अगर देखा जाए तो लगभग 600 के लोग संख्या में यहाँ पहुंचे हुए थे। तो इस बैठक में तीनों स्टेट की जनता भाग ली। राजा का क्या मांग था? राजा ने कहा कि सभी क्षेत्रों में कर में वृद्धि कर देते हैं, कर में वृद्धि कर देते हैं। तब जनता ने मांग किया कि स्टेट्स जनरल का चुनाव आम जनता करेगी, आम जनता करेगी। इसे लुई 16वां द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। देखिए क्या बोले कि जब राज्य में खजाने की कमी हुई तो ये जो है राजा लुई 16वां क्या किया कि बैठक बुलाया। और बैठक कब बुलाया था? बैठक बुलाया था आपको 5 मई 1789 को। तो देखिए, जब देश के खजाने में धन संपत्ति की कमी हुई तब राजा के द्वारा 5 मई 1789 ईस्वी को बैठक बुलाया गया। इस बैठक में तीनों स्टेट्स की जनता भाग ली। राजा ने कहा कि सभी क्षेत्रों में कर में वृद्धि कर देते हैं। यहाँ होगा कर में,
यहाँ पे हो जाएगा कि कर में वृद्धि कर देते हैं, कर में वृद्धि कर देते हैं, कर में वृद्धि कर देते हैं। तब जनता ने मांग किया कि स्टेट्स जनरल का चुनाव आम जनता करेगी, इसे लुई 16वां द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। मतलब यह था कि जनता बोली कि ठीक है, आप जो हैं जैसा चाहते हैं वो ठीक है, लेकिन राजा को सलाह देने के लिए जो स्टेट जनरल सभा थी, उस सभा में जो सदस्य होंगे राजा को सलाह देने के लिए, उसका चुनाव आम जनता करेगी। और ये बात जो है राजा अस्वीकार कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि वो चाहता था कि अगर जनता लोग चुन के आएगी स्टेट जनरल में, वो लोग हमको अगर सलाह देगी तो हमको तो अच्छा अच्छा काम करना पड़ेगा, फिर तो मेरा तानाशाही खत्म होगा। इसीलिए वो सोचा कि नहीं, इसमें जो उच्च वर्ग के लोग हैं शामिल, वही लोग सही हैं, वही लोग स्टेट जनरल में रहेंगे। और जब ये आम जनता की बात नहीं माना तो आम जनता क्या बोली कि ठीक है, जब हम लोगों की मांग को नहीं रखा जाएगा, यहाँ पे नहीं सुना जाएगा, तो फिर हम लोग यहाँ पे हैं किस लिए? क्या सब कुछ क्या हम ही लोग सहेंगे? ऐसा नहीं होगा। फिर यहाँ से सभी जनता उठ के चली गई और इस प्रकार से जो बैठक है क्या हो गया? असफल हो गया। इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद आम जनता लोग गई और एक जगह पे बैठक करने का प्रयास की, लेकिन वहाँ पे राजा के शाही अंगरक्षकों के द्वारा पहरा देने के कारण वहाँ पे बैठक नहीं हो पाया। फिर इन लोगों ने तीसरे जगह टेनिस कोर्ट, एक जगह था वहाँ पे टेनिस कोर्ट में जो है इन लोगों ने बैठक किया और बैठक करके वहाँ पे इन लोगों ने एक संस्था बनाया और संस्था का नाम दिया नेशनल असेंबली। देखिए क्या बोल रहे हैं कि जब ये बैठक असफल हो गया, राजा जो बुलाया था, और बैठक असफल होने के बाद ये आम जनता ने एक अपने से बैठक करना सोचा, लेकिन हुआ ये कि राजा के जो शाही अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड थे, उनके कारण जो है वो बैठक संपन्न नहीं हो पाया। उसके बाद इन लोगों ने तीसरे स्थान पे टेनिस कोर्ट नामक जगह पे इन्होंने क्या किया? बैठक किया और उस बैठक में एक संस्था बनाया जिसका नाम था नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली नाम था और इन लोगों ने प्रण किया, निर्णय लिया कि जब तक राजा की शक्तियों को कम नहीं कर देंगे, जब तक ऐसा व्यवस्था उत्पन्न नहीं होगा कि राजा संविधान के अनुसार चले, तब तक इस नेशनल असेंबली को ख़त्म नहीं करेंगे। ये किया। तो देखिए क्या लिखेंगे कि इसके बाद आम जनता के द्वारा टेनिस कोर्ट में बैठक हुई और नेशनल असेंबली का गठन हुआ और इसका उद्देश्य था नेशनल असेंबली का कि जब तक हम लोगों की अधिकार मिल नहीं जाते हैं, हम लोगों की स्थिति में सुधार हो नहीं जाता इस देश में, तब तक इस नेशनल असेंबली को ख़त्म नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, इन लोग यहाँ तक ही नहीं रुका। कुछ ही दिनों के बाद इन लोगों ने क्या किया कि 14 जुलाई 1789 को व्यापक स्तर पर, मतलब बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर आंदोलन किया। क्या किया? आंदोलन किया। व्यापक स्तर पर आंदोलन किया इन लोगों ने, बड़े स्तर पर आंदोलन किया और क्या किया? और बैलेस्टाइल दुर्ग को तोड़ दिया। बैलेस्टाइल दुर्ग को तोड़ दिया। ये बैलेस्टाइल दुर्ग क्या था? ये था एक कारागार, जेल, जिसमें आम जनता को कैद करके रखा गया था, कैदियों को कैद करके रखा गया था। तो ये भीड़, जो आंदोलनकारी जो लोग थे, ये लोग गए और इस दुर्ग से गुजरे, बैलेस्टाइल दुर्ग से, और इस कारागार को तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद जो है राजमहल को घेर लिया गया, लेकिन यहाँ पे राजा को हटाया नहीं गया, राजा को रखा गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ।
स्थापित हुआ। इसके बाद यहाँ लिख देते हैं, किसके बाद, यहाँ संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। देखिए क्या बोल रहे हैं कि जब राजा बैठक किया, वो सफल हो गया। फिर इन लोगों ने टेंस कोर्ट में बैठक किया। उसके बाद बैठक के बाद फिर इन लोगों ने निर्णय लिया कि बैठक करने से तो कुछ होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो करना होगा। तब इन लोगों ने क्या किया कि 14 जुलाई 1789 को व्यापक स्तर पर आंदोलन किया और बेलेस्टाइल दुर्ग को तोड़ दिया। इसके बाद वहाँ पे माने फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। कि अब जो है से संवैधानिक राजतंत्र कहते किसको है कि वैसा राजतंत्र जहाँ पे राजा जो है संविधान के अनुसार चले, उसको संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। लेकिन बहुत जल्द ही लुई 16वां को बहुत जल्द ही बाद में 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुई 16वां को फांसी दे दी गई। फांसी दे दी गई, दे दी गई। और इसकी जो पत्नी थी मेरी अंतोनेट, उसको भी मार दिया गया। तो इस तरीके से इसका खात्मा हुआ। और इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे फ्रांस की क्रांति का परिणाम। तो परिणाम क्या होगा, परिणाम को समझेंगे। परिणाम जो है कि जो यहाँ पे समस्या था, इन समस्याओं में सुधार हुआ। मतलब कि पुरातन व्यवस्था खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया, पुरातन व्यवस्था खत्म हो गया। और क्या हुआ, किसानों की स्थिति सुधर गई। किसानों की स्थिति सुधर गई। और क्या हुआ, मजदूरों की स्थिति सुधर गई। मजदूरों की स्थिति सुधर गई। नियुक्ति में योग्यता को आधार बनाया गया। नियुक्ति में योग्यता को आधार बनाया गया। आधार बनाया गया। और क्या हुआ, कुलीनों का वर्चस्व खत्म हुआ। कुलीनों का वर्चस्व खत्म हुआ। देखो जो समस्याएं थी पहले, उन्हीं समस्याओं में सुधार किया गया बड़े स्तर पे। और जो जो दिक्कत जिन लोगों को थी, उन लोगों की दिक्कत को हमेशा के लिए ख़त्म करने का प्रयास किया गया। तो पुरातन व्यवस्था जो पहले से चला रहा था वो खत्म हो गया। किसानों मजदूरों की जो स्थिति में खराब थी, उसमें सुधार किया गया। नियुक्ति में योग्यता को आधार नहीं बनाया जाता था, तो अब योग्यता को आधार बनाना जाने लगा। कुलीनों का जो वर्चस्व चलता था, इनका दबदबा चलता था, ये खत्म हो गया। अब जो है एक और पॉइंट हो जाएगा कि समाजवाद। समाजवाद प्रारंभ हुआ। मतलब अब जो है देश में समाजवाद की नीति चलेगी। तो ये सब वहाँ परिणाम देखने को मिले। तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा, फ्रांस की क्रांति के कारण, घटनाक्रम, और घटनाक्रम के बाद जो है परिणाम। एक बार रिपीट कर देते हैं शॉर्ट में, देखिएगा कि यहाँ कारण क्या था। तो निरंकुश राजतंत्र, लुई 16वां जो था वो सही नहीं था। किसानों की दयनीय स्थिति खराब थी। मजदूरों की स्थिति खराब थी। नियुक्ति में योग्यता को आधार नहीं था। कुलीनों का वर्चस्व था, बहुत ज़्यादा दबदबा था। घटनाक्रम क्या देखे कि जब धन संपत्ति खत्म हुआ, राजा का खजाना में तो बैठक बुलाया, लेकिन जनता की मांग थी कि अगर आप सभी क्षेत्रों में टैक्स में वृद्धि करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन ये जो है स्टेट जनरल जो आपको सलाह देता है, राजा को सलाह देने वाली जो संस्था है, उसमें जो चुनाव होगा वही लोग उसमें शामिल होंगे। इसी बात को जो है राजा नकार दिया था। इसके बाद यह बैठक असफल हुआ। फिर इन लोगों ने जो है एक टेनिस कोर्ट में बैठक किया और वहाँ पर नेशनल असेंबली का गठन किया। और इसके बाद 14 जुलाई 1789 को व्यापक स्तर पर आंदोलन किया और बेलेस्टाइल दुर्ग को तोड़ दिया। इसके बाद यहाँ संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। बाद में
21 जनवरी 1793 को लुईस लामा को फांसी दे दी गई। इसको गिलोटिन भी बोलते हैं, गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इसकी पत्नी जो थी मेरी अंतोनेत को भी मार दिया गया। इसके बाद परिणाम देखने को मिलता है कि पुरातन व्यवस्था खत्म हो गया, किसान मजदूर की स्थिति सुधर गई, नियुक्ति में योग्यता को आधार बनाया गया, कुलीनों का वर्चस्व खत्म हो गया और समाजवाद प्रारंभ हुआ। तो इस तरह का परिणाम यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम लोग प्रभाव की बात करें तो इसका प्रभाव अन्य देशों पे पड़ा। अन्य देशों में भी क्रांतियाँ हुई, आंदोलन हुए कि जिस प्रकार से फ्रांस में स्थिति सुधर गई तो हम लोग की स्थिति क्यों न सुधर सकती है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें इंग्लैंड हो जाएगा, पोलैंड हो जाएगा, इटली, जर्मनी, ये सब इत्यादि देश, इन देशों पर फ्रांसीसी क्रांति का गहरा प्रभाव पड़ा और इन देशों में जो समस्याएं थी उन समस्याओं को आंदोलन और विद्रोह के माध्यम से खत्म करने का प्रयास किया गया। तो ये प्रभाव पड़ा अन्य देशों पर। किसका प्रभाव पड़ा? फ्रांसीसी क्रांति का। तो देखिए आज हम लोगों ने देखा है कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, क्या घटनाक्रम हुआ और घटनाक्रम के बाद हम लोगों ने देखा फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम और परिणाम के बाद प्रभाव को देखा। तो उम्मीद करते हैं कि इससे जो प्रश्न बनेगा इसका प्रश्न बोल देते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के कारणों एवं परिणामों का उल्लेख करें। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों एवं परिणामों का उल्लेख करें। इसे बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। इस टॉपिक के माध्यम से जो है आपका यह प्रश्न सोल्व हो जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत कहीं पे दिक्कत होता है आपको लिखने में तो वीडियो को स्लो करके आप आराम से देखिएगा, उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, सब लिखा जाएगा। तो आज हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति देखी, इसके पहले राष्ट्रवाद देखे थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और अब जो है हम लोग एक नए टॉपिक के लिए नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।